मुश्किलें थोड़ी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही, दिव्यांग साथियों की कहानी, जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ। सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही हमराही। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। तो लीजिए श्रोताओं, आज मैं हाजिर हूं आप सबके बीच में हमराही कार्यक्रम को लेकर के। हमराही प्रोग्राम जिसमें हम दिव्यांग साथियों की जिंदगी को करीब से जानने समझने का प्रयास करते हैं और उनके संघर्ष की बात करते हैं, जो कि वाकई में ऐसा संघर्ष होता है जो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये संघर्ष रोज का होता है, हर पल का होता है। एक संघर्ष वो होता है जब कोई व्यक्ति दिव्यांग होता है, उसे उसकी दिव्यांगता का पता चलता है, तो वो एक अलग तरह का संघर्ष होता है। लेकिन यहां पर सब कुछ हासिल कर लेने के बाद समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त कर लेने के बाद भी वो सम्मान, वो सहयोग, वो साथ कहीं ना कहीं जब नहीं मिलता है, तब जाकर के दिव्यांग व्यक्तियों का संघर्ष शुरू होता है। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम हमेशा किसी एक परिवार से बात करते हैं, दो हमराहियों से बात करते हैं जो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से आगे बढ़ाते हैं और आने वाली सभी मुश्किलों से पार पाते हैं। अब इस यात्रा में कौन उनके साथ होता है, कौन नहीं होता है, और वे खुद अपने साथ कितने होते हैं, बस यही सब जानने समझने का नाम है हमराही। तो मैं बता दूं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। और एक विशेष बात दोस्तों ये है कि कई बार मुझे साथी, जब मैं उनसे संपर्क करता हूं, तो मुझे कहते हैं कि हमारी तो सर कोई उपलब्धि नहीं है, हम इस कार्यक्रम में कैसे आए। उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि आपने अगर विवाह किया है तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि है इस कार्यक्रम में आने के लिए। बस इसका मतलब यह है कि कोई भी दिव्यांग साथी, चाहे दोनों पति पत्नी दिव्यांग हो या एक हो, वे हमारे इस विशेष कार्यक्रम का हिस्सा कभी भी बन सकते हैं और अपने विचार हमारे सभी सुनने वालों के साथ साझा कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम को रेडियो मधुबन पर हमारे स्थानीय श्रोता भी सुनते हैं और इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया और मीडिया के विभिन्न माध्यमों से दिव्यांग समाज के सभी तरह के व्यक्ति भी इस कार्यक्रम को बहुत ही गौर से, बहुत ध्यान से सुनते हैं। चलिए, बहुत सारी भूमिका हो गई। आज श्रोताओं, आपको जिस हमराही जोड़ी से मैं मिलवाने जा रहा हूं, वे चंडीगढ़ से हमारे बीच में हैं। आज हम बात करेंगे श्रीमान किरण जी एवं उनकी धर्मपत्नी बिंदु शर्मा जी से। तो बिंदु जी और किरण जी, आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद सर, और आपको भी और रिकॉर्डिंग क्लब के सभी हमारे परिवार के सदस्यों को, सबको हमारी ओर से सब प्रेम नमस्कार। जी किरण जी, आप भी बताइए। नमस्कार। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, नाम काफी मिलते जुलते हैं, बिंदु जी और किरण जी। आज आप दोनों से ही हम आपकी जिंदगी को करीब से जानने का प्रयास करेंगे और आपके मिलने की जो कहानी है वो हम चाहते हैं कि आज सभी श्रोताओं को सुनवाया जाए। लेकिन इससे पहले बताएं बिंदु जी कि आजकल क्या कर रहे हैं आप? सर, मैं चंडीगढ़ में गवर्नमेंट स्कूल में 35 में हिंदी अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। ओके। हाँ जी, और सेक्टर 33 में हमारा जो है रेजिडेंस है, गवर्नमेंट हाउस में मिला हुआ है। दोनों हम लोग हैं, हमारे 2 बच्चे हैं। जी, बहुत खूब जी। तो आप ब्लाइंड स्कूल में हैं या नॉर्मल साइटेड स्कूल में हैं? साइटेड स्कूल में। वेरी गुड, वेरी गुड। और किरण जी, आप क्या कर रहे हैं आजकल?
हाँ जी, नमस्कार जी। जी। मैं जेबीटी टीचर, ये फेज 2 राम दरबार कॉलोनी है, वहाँ पे। जी, आप दोनों के साथ किस तरह की दिव्यांगता है? हम दोनों बाय बर्थ ब्लाइंड है। अच्छा, आप दोनों दृष्टिबाधित हैं। जी जी जी। बहुत खूब। तो कैसा मौसम है आजकल चंडीगढ़ में? बस मौसम देख लो, गले थोड़ा बहुत आपको आवाज पता लग रहा होगा। प्लेजेंट है फिर। और तभी मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस इसी को दी, क्योंकि वो कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट। जी 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 जी। तो वैसे भी मेरी भी थोड़ी सी गला वैसा था, मैं चलो शुरुआत तुम करो, तुम्हारे पीछे पीछे हम फॉलो करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। वैसे कई बार मजाक में कहा जाता है लेडीज फर्स्ट, आप उस बात को चरितार्थ कर रहे हैं, और ऐसे ही जिंदगी चलती है, कोई फर्स्ट कोई सेकंड नहीं, सब साथ साथ ही सब कुछ होते रहना चाहिए। खैर, तो पहिए हिलजे तो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। तो किसी भी तरह की मतलब रोशनी नहीं है आप दोनों की आंखों में, या कुछ है थोड़ी बहुत लाइट वगैरह? पहले लाइट वगैरह परछाई वगैरह हुआ करती थी, तो मैट्रिक तक आते आते फिर मेरा ये भी जो है जाता रहा। ओह ओके। और आपको मैम? मेरा तो सर शुरू से ही ये बाय बर्थ है, मैं जन्म से दृष्टिबाधित हूँ। तो डॉक्टर्स ने क्या बताया, मतलब किस तरह की ये बीमारी, इसको क्या कहा जाता है? तो डॉक्टर्स ने कुछ नहीं, मेरे जो माता पिता ने बहुत दिखाया मुझे, हर जगह जहाँ भी जिसने भी जैसे भी बताया वो हर जगह मुझे मतलब लेकर जाते रहे, क्योंकि हर माँ बाप मतलब चाहते हैं कि हाँ भी, कोई पेरेंट्स नहीं चाहते ना इस तरह से कि बच्चे दृष्टिबाधित हों। तो जैसे ही उनको पता चला तो उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी कि जहाँ उन्होंने ना हमें दिखाया हो। जी। उसके बाद फिर जब डिक्लेयर हो गया ब्लाइंड ऑफ बोथ आईज, बाय बर्थ ही था मेरा मतलब, तो पहले मेरे मदर को पता ही नहीं चला, क्योंकि वो नहीं यकीन करते थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जी। क्योंकि फिर जब किसी मैरिज पे मुझे वो लेके गए मेरे मम्मा, तो वो ये कहते कि किसी ने उनको कहा कि ये देखती कैसे आपकी बेटी, कैसे आंखें थोड़ा सा ऊपर को करती है, ये मम्मी पर नहीं मानते थे मेरे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर जैसे उन्होंने फिर मेरा इलाज शुरू किया, जब डिक्लेयर हुआ तो पेरेंट्स उस टाइम बहुत ही हताश हुए मेरे कि ये क्या हो गया, क्योंकि उनको यकीन नहीं था। और मेरे मतलब जैसे हम लोग 4 भाई बहन हैं, तो मैं अपने भाई के मतलब जैसे मेरे बड़े भैया, मैं उनके 7 साल छोटी हूँ उनसे। ओहो, अच्छा। तो 7 साल बाद में हुई थी, तो मेरे मदर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे कि ऐसा भी मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो सकता है की वजह से। तो फिर इसलिए उन्होंने जैसे ही पता चला तो बहुत एक बार तो वो शॉक में, मतलब मेरे पेरेंट्स जो थे वो बहुत ही शॉक्ड हुए उस टाइम जैसे उनको ये चीज पता चली। जी। तो बस फिर ऐसे ही चलता रहा रूटीन जैसे भी है। फिर इसके बाद तो अब वो नॉर्मली लेने लगे इस बात को कि अब उनको लगता है कि नहीं कुछ भी नहीं है, अब ये जो है वो यूज्ड टू हो चुके हैं इस चीज के। तो बिंदु जी, आप भी चंडीगढ़ के आसपास कहीं हैं, या कहाँ के हैं आप? बेसिक तो हमारा जो है पंजाब से ही है, पंजाब से, लुधियाना जगांव से। ओके, लुधियाना से हैं। तो, हाँ जी, फादर मेरे क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में ही मतलब है अभी, मतलब थे रिटायर हो चुके हैं पोस्ट ऑफिस में। तो फिर हमारा चंडीगढ़ में जो है वो हम शिफ्ट हो गए सभी, तो बस फिर तब से चंडीगढ़ में। और किरण भाई साहब, आपको किस तरह की समस्या बताई डॉक्टर ने? मेरा तो बाय बर्थ ये था, और बाय बर्थ शुरू से पता चल गया था कि ये प्रॉब्लम है। तो जो उसको कहते हैं देश की भाषा में कि बल्ब फ्यूज, तो वो चक्कर अंदर से मतलब रोशनी है ही नहीं, अगर आइज वगैरह को डोनेट कर दे तब भी वो उसका कोई हाल नहीं। मूल रूप से आप भी पंजाब के हैं? नहीं, मैं हरियाणा। आप हरियाणा में हैं? ओके, कहाँ से? हरियाणा में कहाँ के हैं? करनाल। करनाल से हैं। हाँ जी। क्या बात। तो आप दोनों ने जो प्रारंभिक शिक्षा है वो भी किसी विशेष विद्यालय में ही प्राप्त की होगी? हाँ जी, पहले मैं शुरू कर बताता हूँ। मेरी स्टार्टिंग पानीपत GIB गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड, और मैट्रिक तक। उसके बाद +1-2 मैंने चंडीगढ़ से किया, फिर BA किया मैंने KU यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद JBT भी की, SCRT गुड़गांव। BEd की वो भी KU से। और आपने मैडम? सर मेरी जो स्कूलिंग है वो मेरी ब्लाइंड स्कूल से ही है, जो चंडीगढ़ में ब्लाइंड स्कूल है 26 में। जी जी जी। +2 तक मैंने वहीं किया, और उसके बाद सर मैंने डबल MA तक जो है, मतलब ग्रेजुएशन से लेके डबल MA तक मैंने GCT 11 में किया जी। तो फिर उसके बाद मैंने जैसे हिंदी ऑनर्स किया था, BEd की, फिर मैंने डबल MA के बाद तो ऑनर्स किया था, ऑनर्स विद हिंदी। क्या तो हिंदी, हाँ जी, हिंदी की अध्यापिका हूँ मैं इस समय।
और फिर मैंने जो है मतलब GCG 11 में ही मैंने ये सारी शिक्षा प्राप्त किया। हिंदी की जो मैंने MA बाद में किया वो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस स्टडी की है। तो उस बीच में मैंने वहीं पर मतलब उसी स्टडी जो मैं कर रही थी GCG 11 में ही MA कर रही थी, उस बीच में ही मैंने नेट क्लियर कर दिया था UGC। क्या बात। तो फिर कॉलेज लेक्चरर के लिए प्रयास नहीं किया आपने? कॉलेज लेक्चरर के लिए सब किया था, तो उस बीच में मेरी ना रेगुलर जॉब मतलब मैं आ चुकी थी मैं। ओके। तो उस समय जब मेरे को ये अवसर मिला कॉलेज, हाँ समय मिला, तो फिर सर मुझे जब अवसर मिला ना, तो मुझे उस वक्त देर हो चुकी थी काफी। मतलब वो जो सर्विस थी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे थी। ओके। तो मेरे फादर ने वो फिर प्रेफर नहीं किया कि रेगुलर जॉब छोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं जाना, ये रिस्क नहीं लेने दिया उन्होंने मुझे उस समय। और दूसरा MA आपने किस सब्जेक्ट में किया? सर मैंने दोनों MA म्यूजिक में किया, MA म्यूजिक वोकल और इंस्ट्रूमेंटल। और इंस्ट्रूमेंटल MA में मैं आई वॉज टॉपर इन पंजाब यूनिवर्सिटी। अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। इंस्ट्रूमेंटल में क्या बजाते थे आप? सितार। हाँ, क्या बात है, बहुत खूब। सितार वैसे थोड़ा सा मुश्किल होता है सर। हाँ मुश्किल तो, पर वही अब मेरे तो बहुत उस समय रियाज बहुत ही हो गया था। मतलब कि मेरे फादर जो है ना वो सुबह सुबह ही जैसे सुबह ही उठ जाते थे, चलो बिंदु उठ जा, लगाओ स्वर लगाओ उठ के चलो। मतलब उनको ना बहुत शौक हो गया था। जैसे मतलब मेरे फादर का क्या था कि वो पहले नहीं चाहते थे कि मैं स्कूल जाऊं। मतलब कि उनको ये लगता था कि कैसे जाएगी, कैसे पढ़ाई कर पाएगी, ये तो अब उसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो हम कैसे इसको छोड़ के आएंगे, कैसे लेके आएंगे। तो उन दिनों में सर हम लोग ना गवर्नमेंट क्वार्टर में शिफ्ट हुए थे। मतलब तो फिर हमारे नीचे वाले घर में रहते थे, कोई डॉक्टर फैमिली थी वो जी। तो वो मम्मी को बड़े उन्होंने कन्विंस किया कि नहीं आप इसको स्कूल क्यों नहीं भेजते। इतना ये उस टाइम मैं 9 साल की थी कि आप इसको स्कूल भेजो, ये स्कूल जाएगी, कुछ करेगी, ऐसे तो आप इसको घर कब तक बिठा के रखोगे। बिल्कुल। तो ये जो ब्लाइंड स्कूल है चंडीगढ़ में, तो यहाँ पता किया कि ये बॉयज का था उस समय स्कूल जी। तो आई वॉज फर्स्ट गर्ल चाइल्ड इन द स्कूल। क्या बात है। आज तो उस स्कूल की लड़कियां टॉप कर रही हैं। आज तो टॉप कर रही है सर। तो मैं पर पहली ही लड़की थी उस स्कूल में पढ़ने वाली। बहुत खूब बहुत खूब। अभी भी पिछले दिनों हमारा एक लड़की से मिलना हुआ था, गरिमा से। उनके और उनकी फ्रेंड के पता नहीं 96 या ऐसे कुछ परसेंटेज अभी बने हैं CBSE बोर्ड में। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो बस फिर उसके बाद मेरे फादर ने ना बहुत इंटरेस्ट लिया मुझ में, बहुत सपोर्ट किया, बहुत इंटरेस्ट लिया मेरे फादर ने। मेरे मदर तो शुरू से चाहते थे कि मैं पढ़ूं और आगे बढ़ूं। क्या बात। बस फादर थोड़ा डरते थे कि करेगी कैसे इसका आने जाना होगा। हाँ तो बस वही है कि एक कदम चलो तो फिर ईश्वर अपने आप ही, है ना। खुशी की बात यह है कि परिवार का बहुत सपोर्ट आपके साथ रहा है। बहुत सर, जितना मैं कहूँ उससे भी ज्यादा है। मतलब मेरे पास नहीं है शब्द कि मैं मतलब ये कहूँ कि कितना सपोर्ट रहा है मेरे जीवन में, मैं नहीं कह सकती। सच में मेरे पास नहीं, मतलब नहीं बयान कर सकती मैं इस बात को। तो बिंदु जी, फिर बात यहीं से शुरू होती है कि इतना सपोर्ट रहा परिवार का आपको, विवाह के बारे में भी काफी फिर उन लोगों ने मतलब चक्कर काटे होंगे, क्या रहा? सर नहीं, विवाह का ना मैं आपको क्लियरली बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये उद्देश्य है हमारा भी। पेरेंट्स नहीं चाहते थे विवाह का, कि मतलब कि विवाह बंधन में मैं बंधूं, कि आप शादी करें, ऐसा ही नहीं चाहते थे। नहीं, वो इसलिए नहीं चाहते थे कि डरते थे। जैसे वो मेरी एजुकेशन को लेकर डरते थे कि ये कैसे स्कूल जाएगी। तो बस जब अब एक दूसरा पहलू शुरू हुआ जीवन का, तो फिर उनको ये कहीं ना कहीं डर। बिंदु जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आप जो बता रही हैं ना, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों के साथ आज भी ये समस्या है। जी आप थोड़ा बताइए इस बारे में। जी वो पेरेंट्स ना सर, मैं नकारात्मक नहीं कहती उनको, बिल्कुल समझ गया मैं। आज के जो टाइम में जो उनका सपोर्ट है ना, तो वो सब बातों को उन्होंने खत्म कर दिया, उस नकारात्मक दृष्टिकोण को। तो कैसे कि उन्होंने वो नहीं चाहते थे कि मैं मतलब कि मैं शादी करूं या कुछ भी, है ना। ये डरते थे कि नहीं कैसे हो पाएगा, ये कैसे करेगी। मतलब कारण डर था या डर भी था, और सर वो ये चाहते थे कि टोटली ब्लाइंड के साथ मैरिज ना हो, कि कोई आपकी मैरिज किसी अच्छे व्यक्ति मतलब दिखने वाले के साथ हो, वो ऐसा चाहते थे ऐसे। हाँ मतलब कि कोई और जैसे हैंडीकैप हो, है ना, फिजिकली हैंडीकैप हो पर दृष्टिबाधित ना हो। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं चाहा, बिंदु जी मैं रोक रहा हूँ आपको बीच में, कि दृष्टिवान से आपका विवाह हो? इतने आपके अंदर टैलेंट थे, इतनी खूबियां थी। ये भी चाहा था सर, पर ये मैं नहीं चाहती थी ना। अच्छा, ये आप नहीं चाहा। वाह, बहुत खूब। ये मैं नहीं चाहती थी। जो लड़कियां आपको सुन रही हैं उनको बहुत हिम्मत मिलने वाली है, मुझे लगता है आपसे। तो वो ये मतलब कि मैं नहीं चाहती थी कि ऐसे कि दृष्टिवान से मैं शादी करूं।
पर मेरे जो पेरेंट्स चाहते थे कि या तो दृष्टिवान हो या मतलब कि फिजिकली हैंडीकैप हो, ऐसा मतलब वो कुछ चाहते थे कि दृष्टिबाधित ना हो पूरी तरह से। तो बिंदु जी थोड़ा सा ये बताइए ना कि आप क्यों नहीं चाहती थी? आपने ऐसा कौन सी फैमिली को देखा था या कहाँ गड़बड़ देखी थी जिंदगी में जो आप दृष्टिवान के खिलाफ थी? सर मुझे लगता था कि जो दृष्टिबाधित है ना, जैसे जो जिनको एक जैसी समस्या जो मतलब फेस कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता था, जो मेरे विचार है कि अगर कोई दृष्टिबाधित से मैं शादी करती हूँ तो वो मेरी प्रॉब्लम को, मेरी फीलिंग्स को ज्यादा बेटर समझ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा आपको लगता था? ओके जी, और मुझे लगता है ऐसा होता भी है वैसे। और बाकी दृष्टि जो वान जो मैंने देखे है ना, कि वो कई जगह मैंने देखा है कि उनकी जो है अच्छा जो है ना वो समायोजन स्थापित नहीं हुआ उन दो परिवारों के अंदर। दो ऐसे भी आपने उदाहरण देखे मतलब आपने? हाँ देखे हैं सर। अच्छा जी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है कि दृष्टिबाधित जो व्यक्ति है वो शायद मुझे अच्छे से समझ सकेगा। तो बस फिर जो पेरेंट्स है वो इस में नहीं थे, कि वो इस हक में नहीं थे कि मैं शादी करूं, और क्योंकि वो नहीं, उनको लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। पर फिर क्योंकि मैंने भी सर कभी ऐसा जिद भी नहीं की, कभी नहीं कहा कि आप मेरी शादी करो या कुछ भी। पर एक बार क्या हुआ कि मैं ब्लाइंड स्कूल गई, तो जैसे मैं जाती रहती थी वहाँ सर्विस के बाद भी, तो मैं वहाँ पे ऐसे टीचर से मिलने जाया करती थी मैं अक्सर। मतलब मेरा महीने 2 महीने बाद मैं जरूर चक्कर लगाती हूँ वहाँ पर। जी जी। तो ये कि उन्होंने फिर कहते कि आप कब तक ऐसे रहोगे, कि जिंदगी में कोई उद्देश्य तो होना चाहिए ना। अब आगे देखो, पहले पढ़ाई करते थे, फिर तुम्हें लगा कि अब सर्विस मिल जानी चाहिए, अब सर्विस के बाद अब तुम्हारा क्या है लाइफ का, अब आगे है, ये सब तो होना चाहिए। ऐसे कब तक पेरेंट्स जब तक हैं तब तक ठीक है, उसके बाद कौन मतलब आगे तुम क्या सोचती हो, आगे क्या होगा, तो तुम्हें आगे अपना भी सोचना चाहिए। बस वो बहुत मोटिवेट करते थे सर। जब भी मैं वहाँ जाना तो उन्होंने यही हमेशा वो मतलब बात कर, उनका मुद्दा यही रहता था बातचीत का कि अब शादी करो बस। अच्छा। तो फिर सर मैंने कहा कि अब एज भी हो गई है ज्यादा, तो अब मैं कैसे सोच सकती हूँ। तो नहीं, फिर इन्होंने फिर स्कूल में, क्योंकि जब आना जाना था तो मैं करीब भी थी सबके, तो फिर सबने टीचर्स ने कहा कि एक लड़का है जो इस स्कूल से पास आउट किया जिसने +2। मैं इनको नहीं जानती थी सर उस वक्त, ये भी +2 उन्होंने ब्लाइंड स्कूल से किया ना, 26 के स्कूल। जी जी। तो मैं उस वक्त मैं पास आउट करके जा चुकी थी यहाँ से। 96। मतलब आप सीनियर थे इस मामले में इनके। 96 में मैंने +2 किया है कंप्लीट। जी। तो उसके बाद 96 में इन्होंने एडमिशन लिया। Am I right? जी। हाँ, तो फिर 96 में इन्होंने एडमिशन लिया है जी +2 में। तो मैंने कहा कि फिर कहते कि एक किरण कुमार है, पर आप उसके बारे में सोच सकते हो, बहुत अच्छा लड़का है, उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, आप उसके बारे में सोच सकते हो, आप उससे मिलो। बस एक प्रॉब्लम है, वो क्या कि सर हम दोनों का ना हाइट में काफी डिफरेंस है आपस में। हाइट में? जी। ओके ओके। हाँ, हाइट में थोड़ा डिफरेंस है हमारा। कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, इसमें मतलब मुझे कोई इतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो सब चीजें सबको नहीं मिला करती। सबसे बड़ी बात सोच होती है। हाँ, सोच मतलब मुझे नहीं फर्क पड़ता है इस बात से, क्योंकि अब एक एज में आके कहीं ना कहीं तो हम सोच ही लेते हैं अपने बारे में कि चलो कोई बात नहीं, किसी चीज को हम नकार भी सकते हैं। तो बस वो सब सोच के फिर मैंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं। आपने सर से मिलने के बाद विचार बनाया, या जब टीचर्स ने इनका आपको नाम वाम बताया तभी आपने कह दिया था कि भाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं, मैंने हाइट के बारे में कहा था कि हाइट, अच्छा हाइट की नहीं है मेरे लिए इतना ज्यादा बड़ा। ओके 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 जी जी। कि एक मतलब मुझे ये लगता है कि एक इंसान अच्छा होना चाहिए जो सलीकेदार हो, जिस पर ये हाइट की इतना बड़ा कोई मेरे लिए बहुत इशू नहीं है। ओके, तो आपने मिलने की रजामंदी दे दी थी उस समय? हाँ, तो फिर वो कहते कि हाँ मिलो आप, एक बार उनसे मिलो। तो फिर सर उन्होंने एक बार बाय चांस ही फिर ये किसी फंक्शन में ऐसा लग रहा है कि पुरानी यादों में खोते जा रहे हैं धीरे धीरे। जी। किसी फंक्शन में सर ये आए हुए थे बाय चांस, हम मैं भी और ये भी। तो फिर वहाँ हमारी जो है वहाँ पे मुलाकात हुई हमारी। ये कौन से सन की बात है, कौन सा टाइम रहा होगा? ये सर 2010 का। 2013 में हमारी शादी हुई है, तो 2010 में हम लोग मिले थे पहली बार। अच्छा, तो वहाँ बातचीत का मौका मिला था किरण जी से? हाँ, थोड़ा बहुत।
ओके। और विवाह फिर 4 साल कैसे लग गए विवाह होते होते? 3 साल कैसे लग गए 2010 से? वो सर इसलिए कि थोड़ा पेरेंट्स, वही मैंने जैसे अभी बताया कि वो इस हक में नहीं थे। फिर कुछ सर हाइट का भी हो गया कि हाइट इनकी ना छोटी है मुझसे काफी। जी जी। तो फिर एक थोड़ा जैसे पेरेंट्स की सोच है कि नहीं एक मैच भी अच्छा हो, बिल्कुल बिल्कुल। मिस मैच है ये, तो इस करके तो थोड़ा सा टाइम लग गया पर मनाने में। तो बिंदु जी, आपको परिवार ने हर तरह से समझाने की कोशिश भी तो की होगी कि तुम बहुत सुंदर हो, खूबसूरत हो, और थोड़ा कम से कम अगर तुम ब्लाइंड से भी करो तो जोड़ी ऐसी होनी चाहिए जो कोई देखे तो कुछ कहे। ये सब आपको भी तो कहा होगा, आपने कैसे चुप किया उन सबको? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने उनको ये कहा कि ठीक है कि मैं मानती हूँ सब बातों को, पर वो सब होता है एक एज में रह के, है ना। जैसे अब एक एज आ जाती है तो उसमें हर एक को, नॉर्मल भी पर्सन हो तो उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचना ही पड़ता है अपने बारे में, अगर एज ज्यादा हो जाए तो। बिल्कुल, है ना। और देखना मैंने उनको है नहीं ना, उन्होंने मुझे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से जी। तो बस मैंने कन्विंस कर लिया अपने पेरेंट्स को। तो बस ऐसे नहीं कि इतना भी ज्यादा खिलाफ नहीं थे फिर, बस वो कि हम थोड़ा सा हो जाते थे कि नहीं ऐसे करना है, तो पेरेंट्स जब तक नहीं मानेंगे तब तक होगा नहीं, तो बस। ये भी बहुत अच्छी बात है जी जी जी। तो आपके केस में भी ये सब हुआ था, कुंडली मिलाना और जो है पंडितों से पूछना, ये सब हुआ था आपके केस में भी? हुआ था सर, हुआ था। हाँ जी संदीप सर। जी 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 किरण जी। 34 गुण मिलते हैं, 34 गुण। अरे वाह, क्या बात है। मतलब कागजों में या सच में? सच में। कागजों में तो है ही है, थोड़ी बहुत चलती है, हर जगह चलती है, हर घर में चलती है ना। बढ़िया। किसका पलड़ा भारी रहता है ये मैं नहीं पूछूंगा, चिंता मत करो। चलिए, तो आखिरकार 2013 में आप दोनों का विवाह हुआ? जी जी। बहुत खूब। तो किरण जी, अब आपके यहाँ से किस तरह की बातें रही? आपके परिवार में भी तो लोग ढूंढ रहे होंगे आपके लिए जीवन साथी। दरअसल 2006 में मेरी जॉब लगी गेस्ट टीचर जी, और 8 में मैं रेगुलर हुआ जी। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने बीएड भी और जेबीटी की हुई है जी। तो जेबीटी के हक में मैं था, क्योंकि जूनियर छोटे बच्चों को बड़ा मुश्किल होता है ऐसे हो, तो पेरेंट्स, मेरे फादर कहते कि नहीं करने में क्या हर्ज है जी। और आज वो जेबीटी का किया हुआ जो है वो कामयाब हो गया, काम आ रहा है। क्या बात है जी। तो जी। फिर उनकी इच्छा ये थी कि नॉर्मल हो या कोई और अदर एनडीएफसी, ये नहीं कि उन्होंने मुझे शादी करनी नहीं। फिर वो जगह जगह उन्होंने देखा भी सही, उनको मैंने टाइम दिया 2006 से लेके 10-11 तक जो भी है, मैंने कहा तुम कर लो। आपने पहले घर वालों को कह दिया भाई आप अपना प्रयास पूरा कर लो। हाँ। आमतौर से जैसा कि एक दिव्यांग की जिंदगी में होता है। जी जी जी। मेरी तरफ से तुम्हें कोई मनाही नहीं है। फिर वो या आसाम से ले आए, वहां से ले आए, परचेज। एक ने कहा कि जी उसको अपनी पूरी बातें नहीं बताना। मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं बनी। लाइफ पार्टनर का मतलब क्या होता है? सही बात है, बिल्कुल सही है ना जी। मैंने कहा परचेज की हुई मैंने लेनी। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप जी। और थोड़ा सा वैसे भी मतलब शायद उस क्षेत्र में, आपके इलाके में मतलब साइटेडो के मामले में भी शायद ये चीजें होती हैं, खरीदना और ये सब चीजें ना। देखो इस साइड वो तो वैसे तो नहीं होती। जेंडर रेशो थोड़ा सा कम है ना आपके यहाँ? जैसे हाँ जी जी जी। लड़कियों की संख्या कम है ना हरियाणा में? बिल्कुल 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 जी जी जी। खैर तो बताएं आप। मैंने परचेज नहीं करती। किसी ने कहा मित्र ने लेंगे, ऐसे करेंगे वैसे। मैं नहीं, मुझे इस साइड तो जाना ही नहीं। फिर एक दो मतलब केसेस में अपने देख भी चुका था अपने सर्कल में, वो बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो एक मतलब लेडी ने अपने हस्बैंड की को जैसे उसको मार दिया था। ओहो। ऐसे और भी। तो फिर मुझे तो फिर मैं तो कल को घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो मैं साथ नहीं जाऊँ जी जी। 2010 में फिर इनका मिलना हुआ। उसके बाद तो फिर मैं अड़ गया कि ब्लाइंड से करूंगा तो फिर ब्लाइंड से करूंगा तो इसी से करूंगा। हाँ जी जी। बाकी साइड में तुम्हें टाइम दिया था, तुमने ठीक है अपना कर लिया। उसके बाद तो अब मेरी बारी है। बिल्कुल सही है। अब आपने प्रयास कर लिया 4 साल, अब हम करेंगे जो करेंगे। बहुत खूब। जैसा कि आप दोनों जानते हैं, ये रेडियो मधुबन और रिकॉर्डिंग क्लब का एक साझा प्रयास है दिव्यांग साथियों के जीवन में जो संघर्ष रहता है विवाह को लेकर के, उसको सबके सामने उजागर करने का। और आप ये भी जानते हैं कि हम लोग समय समय पर मैट्रिमोनियल मीट वगैरह भी आयोजित करते रहते हैं।
जी, देखा होगा, सुना होगा। उसमें हमारे पास कई बार ऐसे केस भी आते हैं, बिंदु मैम और किरण सर, आप दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ ये बात, कि अभी पिछले दिनों एक केस आया कि एक लड़की थी जिनकी हाइट थी 4 फीट 3 इंच। अच्छा। और एक लड़का भी था जिसकी हाइट थी 4 फीट 3 इंच। ओके। लेकिन अलग अलग तो खैर उन दोनों को ही लोगों ने रिजेक्ट किया, मतलब, लेकिन हमने जब उन लोगों को भी आपस में बातचीत करने के लिए अवसर दिया तो वो बात आगे नहीं बढ़ पाई किसी कारण से, दूरी की वजह से। तो कई बार हमने ये नोट किया कि हाइट भी लोगों के लिए मैटर करती है। तो अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो क्या आप दोनों अपनी अपनी बता सकते हैं हाइट? देखो, मेरी हाइट है 4.5, 4.6 जी। इनकी है 5'2" के आसपास, 5'3" के आसपास। तो देखिए श्रोताओं, ये बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप लोग इस कार्यक्रम को सुनते हैं तो। आज लगभग 7 साल हो गए, 2 बच्चे हैं और बहुत ही खूबसूरती से बिंदु मैम और किरण सर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब वो तो हम आगे जानेंगे कि किसी तरह की दिक्कतें शादी के बाद आई या नहीं आई, लेकिन फिर भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि इन दोनों की जिंदगी में शारीरिक बनावट या सुंदरता या हाइट, इन चीजों का कोई खास महत्व रहा होगा। क्यों किरण सर, मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल 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 जी। देखो, इन्होंने एक बात कही थी अभी, आपने ध्यान दिया होगा जी जी ना, मैंने इनको देखना जी, ना इन्होंने मुझे देखना, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो विचार ठीक है, हमारे मिलते हैं जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। यही जरूरी है, सबसे बड़ी बात। व्यवहार और विचार, तभी बनेगा परिवार। क्या बात है। बिल्कुल। बहुत खूब। तो फिर विवाह हो गया जी। लेकिन बिंदु मैम, भाई बहनों ने, यार दोस्तों ने भी तो कुछ परेशान किया होगा थोड़ा बहुत? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो जब तक था, जब तक नहीं मान रहे तो बस सिर्फ एक सब हाइट का ही मुद्दा था और कोई मुद्दा बाद में रहा नहीं कि हाइट है छोटी। हाँ जी। आप जब किरण सर से मिले, बातचीत की, तो इनको पसंद करने के लिए आपने क्या पैमाने बनाए थे? मतलब कौन सी बात आपको सर की बहुत अच्छी लगी कि यार ठीक है, चलिए ये मेरे जीवन साथी है? सर, इनकी ना हर बात, हर आदत, जैसे हम वहाँ उस प्रोग्राम में रहे, थोड़ी बहुत नॉर्मली जैसे बात होती रही, फिर हमने लंच किया साथ में, है ना, सबने, जैसे सब बच्चों ने किया ऐसे सब लोगों ने, हमने इकट्ठे लंच किया। जी जी जी। तो पर मुझे ये चीज बड़ी महसूस हुई कि इनकी हर बात, हर एक आदत वो लगभग मुझसे मैच करती है। आप उसको ऑब्जर्व कर रहे थे मतलब? जी जी। हर बात को, मतलब मैं सोच रही थी कि हाँ, ये चीज तो मैं चाहती हूँ, मतलब हाँ। वो क्या बताऊँ। तो ये एक बड़ा ही अच्छा उस समय मेरे को महसूस हुआ कि ये हर एक बात, हर एक आदत कैसे मैच हो सकती है किसी के साथ भी। तो बस फिर लगा कि ठीक है, अब जो है तो डन है बस। बहुत खूब। और किरण सर, आपको किसने बताया था बिंदु मैम के बारे में? लगता है कुछ कहानी लगता है कुछ जोरदार है, जब भी हंसी आ गई आपको। एक मतलब बात तो सेमिनार से शुरू हुई थी मैम को जी। फिर एक ना मेरी सिस्टर बनी हुई है मंजू जी, तो उसने मतलब उसकी फ्रेंड है जी 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 जी, उसने मुझे कहा कैसे जी। तो इत्तेफाक से फिर ये सेमिनार का भी होना हो गया, फिर फेल भी हो गया, तो दोनों को मिलवाने का काम जो है उसने शुरू किया। मैं आप दोनों से ये पूछना चाहता हूँ कि कोई और ऑप्शन भी आप दोनों को, जैसे किरण जी आपको किसी और लड़की का भी किसी ने बताया, और बिंदु मैम आपको भी किरण जी के अलावा और लड़कों के बारे में भी किसी ने बताया? लड़की है ब्लाइंड मैंने देखी, एक तो देखी। अच्छा। अब फरीदाबाद में भी गए थे, मैं अपने फैमिली को लेके गया था। जी 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 जी। वो लड़की मेरे पेरेंट्स को नहीं मतलब अच्छी लगी। जी जी हाँ। फिर उसके बाद मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ब्लाइंड की तरफ हमारा तो रुझान था ही नहीं जी। देखी, एक तो देखी पर बहुत कम। एक मैंने बताया था, तब मम्मी को मैंने दिखाया तो वो उस लड़की को मेरे को उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया हाइट की वजह से जी। थर्ड फिर ये, उसके बाद फिर तो। अच्छा। और बिंदु मैम आपको कोई बताए थे और लड़के? नहीं, मैंने ना इस टॉपिक पे ज्यादा बात ही नहीं करती थी किसी से। अच्छा। फर्स्ट एंड लास्ट जी, क्योंकि सोचते थे ना ये, मतलब मेरे पेरेंट्स की नहीं करना नहीं है, हमने तो सोचते नहीं हमेशा कि तुम कभी करो ऐसा। और मैं कभी खुल के बोलती भी नहीं थी कुछ भी कि ठीक है, कि जो पेरेंट्स कह रहे थे ना, मैंने उस चीज को कहीं कहीं मानने भी लगी थी कि चलो हाँ, हो सकता है शायद इसी में मेरा फायदा हो, इसी में मेरी भलाई हो। इस चीज को मैं कहीं कहीं मानने भी लगी थी। लेकिन
फिर वही है कि जब टीचर ने शुरू कर दिया ज्यादा ही बात करना, ज्यादा ही मतलब इस बारे में फोर्स करना कि नहीं सोचो, नहीं अब देखो, अब करना चाहिए, सोचना चाहिए, तो बस फिर तब जब ये बताया इन्हीं के बारे में उन्होंने जी, क्योंकि कई बार तो मैं उनको मना ही कर देती थी, सर प्लीज मेरा मन नहीं है, मैं नहीं चाहती हूँ शादी करना, मैं नहीं, इस टॉपिक पे नहीं मैं बात करना चाहती, ऐसे। क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, सच्ची सच्ची बताइएगा, शादी के बाद कहीं किसी मंच पर आप दोनों ने इस तरह से बात की है अपने विवाह के बारे में, जीवन के बारे में? नहीं। अच्छा, आज पहला मौका है। अभी तो मैं कहती हूँ सर ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम अपने बारे में आपको बताएं। नहीं, वो तो देखिए बातें जब करते हैं तो बात निकलती है, और सुनने वाला आपकी किस बात को एक्सेप्ट कर रहा है या किस बात को पसंद कर रहा है, वो हमें, मुझे लगता है, उन पर ही छोड़ देना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सर अपने अपने सबका सोचने का दृष्टिकोण सबका अपना अपना है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। तो विवाह हो गया, विवाह के बाद जिंदगी कैसे आगे बढ़ी? सर बस अब तो हम लोग गवर्नमेंट हाउस में ही हमें मिल गया था पहले ही, है ना? जी। तो गवर्नमेंट हाउस में 33 में हम लोग रह रहे हैं, दो हमारे बच्चे जो है, हमने एक मेड रखी हुई, मेड सर्वेंट ना, पर अच्छा है, अब अच्छा चल रहा है। उसके बाद हमें कोई खास परेशानी नहीं आई। तो एक बेटा और एक बेटी है आपके? एक बेटा और एक बेटी जी। बेटी का क्या नाम है? सर बेटी का नाम शताक्षी। शताक्षी जी। क्या मीनिंग होता है शताक्षी का? शताक्षी मीन्स सर गॉडेस दुर्गा, माँ दुर्गा का नाम है शताक्षी। सर मैं पाठ करती थी जब ये होने वाली थी ना जी, तो उस सब वक्त मैं पाठ किया करती थी दुर्गा स्तुति का। मैं हमेशा ही करती हूँ वो, मतलब दुर्गा स्तुति का पाठ किया करती थी। उसके 11वें अध्याय में ये नाम बड़ा आया करता था। क्या बात है। हाँ जी। तो दुर्गा क्या बताया आपने, क्या करते थे आप? दुर्गा स्तुति का पाठ। दुर्गा स्तुति तो वो ब्रेल में उपलब्ध थी या आपको याद कंठस्थ थी, कैसे? नहीं, कंठस्थ भी है सर, मुझे काफी हद तक कंठस्थ भी है, लेकिन वो ब्रेल में भी है मेरे पास। अरे वाह, बहुत खूब। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा, मतलब धार्मिक भी हैं आप। जी सर, थोड़ा सा। और बेटे का क्या नाम है? तो बेटे का नाम सुमन्यु। सुमन्यु जी। ये भी बड़ा ही स्ट्रेंज नाम है। ये कहाँ से निकला? सर ये भगवान शिव का नाम है वैसे। अच्छा। क्योंकि हर इंसान के अंदर शिव का अंश तो है ही। जी 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 जी, जी। तो ये हुआ था सोमवार के दिन, तो बस इसलिए फिर ये नाम रखा गया इसका, सुमन्यु जी। तो अक्सर दुनिया ये मानती है बिंदु जी कि अगर दोनों एक जैसे हो जाएं, दृष्टिबाधित हो या दिव्यांग हो, दोनों एक जैसी समस्याएं हो, तो बच्चों की परवरिश हो, चाहे घर गृहस्थी के काम हो, बड़ी समस्याएं आती हैं। और ऊपर से आप दोनों जॉब भी करते हैं। आपने कहा आपने मेड भी रखी हुई है, लेकिन उसके साथ भी मैनेज तो करना ही होता है सब कुछ। हम आंख बंद करके उसके भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना। बिल्कुल सर, पूरा ये सब मतलब ये कैसे करते हैं आप लोग, कैसे इस समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं? सर देखिए, अपनी जो बंद आंखें है ना, इनको खुला रखना पड़ता है हर तरह से। बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया, शाबाश जी जी तो जी। ये खुला रखे ही मतलब हो सकता है मैनेज, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है ना। क्योंकि मेड तो फिर मेड है। नहीं, कोई वाकया बताएं ऐसा बिंदु जी जिस तरह की दिक्कतें आई हो और उसका समाधान फिर आप लोगों ने किया हो, चाहे बच्चे छोटे रहे हो या जॉब को लेकर के हो, चाहे मेड से ही हो कोई मामला, कोई फैमिली या कहीं आना जाना रहा हो। सर वैसे है ना, मतलब इस मामले में अब तक जी ऐसी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मेड हमेशा ही हमें अच्छी ही मिली है। क्यों भाई, है ना? जितनी भी हमारे पास, मतलब हमने 1-2 लड़कियां रखी हैं, तो देखो मेरी बेटी जब 4.5 महीने की थी, तो मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि मैं इसको छोड़ के कैसे जाऊं। बिल्कुल। क्योंकि 6 मंथ की हमें मैटरनिटी लीव मिलती है ना। जी, तो 4.5 महीने की मेरी बेटियां हो गई, तो मुझे बहुत परेशानी, बहुत सोच अंदर से कि मैं कैसे करूंगी, इसे कैसे, कहाँ छोड़ूंगी। तो इन लॉज का जो कहना था कि इसको हमारे पास छोड़ दो जी। हम तो, और मेरे इधर पेरेंट्स का कहना था कि यहाँ रह जाएगी ये, कोई बात नहीं, हमारे पास हम रख लेंगे इसे। पर मैं छोड़ना कहीं भी नहीं चाहती थी इसे, कि बच्चा जो है, मुझे हमेशा, मतलब मुझे ये फील होता है कि बच्चा हमेशा अपने माँ बाप के पास, अपने माता पिता के पास ही, उन्हीं की परवरिश में ही पले वो बड़े, वो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल जी। तो मुझे ये लगता था कि अगर बच्चे नानी या दादी के पास छोड़ दिए जाए, उनको
हमारी समस्याओं का कैसे पता चलेगा? ठीक बात, बहुत सही कह रहे हैं जी। कैसे जानेंगे वो हमें कि हमारे माता पिता को क्या दिक्कत है, कैसी परेशानियों से वो जूझ रहे हैं, उनको कैसे हमारे साथ वो प्यार, वो हमदर्दी नहीं हो पाएगी हमारे साथ। ठीक बात है। मैं चाहती थी कि मैं अपने बच्चे को कहीं भी छोड़ूं, या चाहे वो नानी हो चाहे वो दादी हो, नहीं छोड़ूंगी। फिर ऐसी एक मिली, किसी ने बताया, कोई लेडी थी उड़ीसा की, सर वो 2 साल मेरे पास रही है और वो इतनी अच्छी, मैं कहती हूँ मेरी बेटी आज भी उसको नानी कह के याद करती है। क्या आज भी बहुत। मैंने उसको बोला ना कि मैं नानी घर जा रही हूँ, तो मम्मा कौन सी नानी के घर जा रहे हो? तो उनका नाम था सावित्री। अच्छा, सावित्री नानी के घर जा रहे हैं? हाँ, सावित्री नानी। अभी सावित्री नानी करके बुलाती है उसे। क्या बात है। हाँ, उसको पूछा सावित्री नानी कहाँ है, तो वो बोल के गई थी जब वो छोड़ के गई थी। लेकिन कि मैं बिंदु जी, विश्वास बहुत करना पड़ता है ना हमें सब पर। सर उस विश्वास में कई बार गड़बड़ भी हो जाती है, तो कभी आप लोगों को डर नहीं रहा ऐसा? सर बस अब डर तो क्या है, क्योंकि हर चीज तो देखो अपनी कस्टडी में है ना। पर बाकी सर मैंने कैमरे लगवाए हुए अपने घर पे। अरे वाह, सीसीटीवी कैमरा। हाँ, क्या बात वो है। हमने लगवाया हुआ है। तो फिर कई बार जैसे मौका मिले उनको चेक भी कर लिया जाता है। अरे वाह, और कई बार नहीं भी कर, क्योंकि कैमरों का होना ही बहुत बड़ी बात है कि बहुत हाँ, बड़ी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छी बात। जी सर जी। आधुनिक जो सुख सुविधाएं हैं या फिर जो हमारे लिए जो जरूरी संसाधन है, उनको भी इस्तेमाल करने में आप लोग कहीं पीछे नहीं है। वो तो है सर। बहुत बढ़िया जी। अब तो बच्चे भी थोड़े समय में देख लेंगे कैमरे वैमरे जी। है, थोड़ा सा समझदार होते ही अब तो आपके बच्चे भी देख लिया करेंगे थोड़े समय बाद। काफी समझ आने लगी है हर चीज की। आजकल जैसे लॉकडाउन के जमाने में तो वैसे ही हाईटेक हो गए हैं बच्चे। जी जी जी, है ना। अब फोन की जो समझ हमें नहीं है वो उनको पता है, वो अपने आप चला लेंगे। ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं तो हर चीज वो खुद ही कर लेते हैं अब तो। अच्छा किरण सर, बच्चों की परवरिश तो ठीक है, मेड के माध्यम से घर के काम भी हो गए, परवरिश भी हो गई, लेकिन कई ऐसी दिक्कतें आती हैं जैसे पीटीएम में जाना है या बच्चों को पढ़ाना है, उनके होमवर्क है, तो वही सब कैसे मैनेज किया आप दोनों ने ये सब, या कर रहे हैं? जी। पीटीएम में जाते हैं हम जी, वैसे यही जाती है, मैं भी जाता हूँ जी, है ना। और हमने होमवर्क देखो, स्टार्टिंग में जो रिटर्न वर्क होता है उसकी तो ब्लाइंड को समस्या आती है। जी जी जी। तो उसके लिए हमने ट्यूटर लगाया हुआ है। तो जो ट्यूटर है, सबसे अच्छी बात ये कि वो ट्यूटर भी काफी बच्चों से इन्वॉल्व है। अच्छा। पीटीएम जी अटेंड करती है, खुद भी जाते हैं हमारे साथ जी। तो बच्चों की पीटीएम भी वो भी अटेंड करती है खुद। ये भगवान की ना एक बहुत बड़ी कृपा रही है हम पर। जी जी जी। लोगों का साथ, बहुत अच्छे लोगों का साथ मिला है सर। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है ना बिंदु जी, है ना सर। हाँ, बस वही बात है कि हर किसी के साथ नहीं होता। तो क्योंकि जैसे ट्यूशन में जहाँ बच्चे जाते हैं वो बिल्कुल घर के पास ही है, तो बस वो पीटीएम में भी मेरे साथ जाया करती हैं हमेशा। इन बच्चों को बिल्कुल मदरली पढ़ाती हैं वो। तो मतलब कि खुद भी इन्वॉल्व रहना पड़ता है, टीचर्स के साथ कांटेक्ट पूरा रखा हुआ है हमने, है ना। तो वो चीज है कि खुद मतलब सर खुद की इन्वॉल्वमेंट तो बहुत जरूरी है निश्चित रूप से जी। तो बस ये बच्चे आज समझ रहे हैं सारी चीजों को कि हमारे मम्मी पापा को क्या दिक्कत है, उनको हमारी कहाँ जरूरत है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है बस। बाकी अपने घर की देखो मैनेजमेंट है, वो तो हमें खुद भी थोड़ा हर चीज का इतना तो आइडिया होता ही है हर किसी को कि कितना क्या चीज, क्या सामान रखा है, क्या नहीं पड़ा, कितना है कितना नहीं है, इतना हर चीज का सर खुद भी आइडिया होना चाहिए ना। खुद आप जैसे मैं हूँ, मुझे अब किचन में अपनी इन्वॉल्वमेंट रखनी पड़ेगी, तभी मेड जो है वो अलर्ट रहेगी, तो कुछ भी कर सकती है। तो ये चीज है सर। खुद मैं रहती हूँ किचन में, मतलब मेरी इन्वॉल्वमेंट पूरी रहती है। क्या बनाया है तो सर मैं अब खुद भी मतलब साथ में, जैसे सब्जी बनाना है तो मैं खुद भी थोड़ा बहुत बनाती हूँ साथ में, उसकी हेल्प भी करती हूँ, चेक भी करती हूँ, पूरा चेक रखती हूँ अपना घर में कि क्या सामान है, क्या नहीं पड़ा, कितना है, कितना लाने वाला है, वो मैं अपने हिसाब से सब कुछ करती हूँ, उसके हिसाब से नहीं सर। बहुत खूब। तो आप दोनों की जो फैमिलीज हैं, आपके इन लॉज हैं और सर के जो इन लॉज हैं, वहाँ पर भी फंक्शंस वगैरह होते रहते होंगे, आना जाना होता है? जी सर, अभी मैं अपने पेरेंट्स के पास ही, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से मैं अपने पेरेंट्स के पास ही हूँ, हम सब परिवार। अरे वाह, क्या बात है।
तो कैसा है वहाँ पे सामंजस्य, मतलब तालमेल कैसा है किरण जी को लेकर के, और आपका सबका मतलब इन्वॉल्वमेंट कैसा है आपकी फैमिली में? अब ये किरण जी बताएंगे सर। किरण जी बताएंगे। हाँ जी, किरण जी बताइए। देखिए मैं तो मतलब चलो जब बात थी हाँ हाइट को लेके था जो भी था, लेकिन आज की डेट में मैं खुश हूँ। क्या बात है। नहीं, आपके जो फादर इन लॉ हैं या मदर इन लॉ हैं वो सब मतलब आपसे कितना बात करते हैं, क्या उनका आपके साथ उठना बैठना कितना रहता है, वो सारी बातें? फुल सपोर्ट है, बातचीत भी हमसे सब कोई बात ना शेयर करते हैं जी जी, है ना जी। खाने पीने के मैटर से लेके बाकी घर के मैटर, हर मैटर से यहाँ भी क्या बनाना है, मतलब रिस्पेक्ट में आपके कहीं कोई कमी नहीं है किसी तरह की। ओके। और बिंदु जी के मामले में भी यही होगा कि आपके मम्मी पापा भी बिंदु जी को पूरा बेटी की तरह मान सम्मान देते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों बिंदु जी? मेरा ज्यादा मेरा ज्यादा है सर। आपका ज्यादा है जी। कैसे? मतलब हर बात में उनको मतलब मेरी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, हर बात में, हर कहीं आना है कहीं जाना है, हर एक बात में मतलब मेरी इन्वॉल्वमेंट फुल रहती है वहाँ पर। वाह क्या बात। जी बहुत खूब। हाँ, जी बहुत खूब। तो बिंदु जी, आज जी जो लड़के लड़कियां आपको सुन रहे हैं, जो अपने विवाह की तैयारी कर रहे हैं और अपने निर्णय लेने में कहीं ना कहीं वो परेशान है, ठीक से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। हेलो। हाँ, ठीक से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हेलो सर, आप एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो लड़के लड़कियां जो दिव्यांग हैं आपको अगर सुन रहे हैं और वो अपने विवाह का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं या कहीं उनको दिक्कत आ रही है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे ताकि उनको शायद निर्णय लेने में आसानी हो? हेलो जी जी। मैं कह रहा हूँ कि जो लड़के लड़कियां आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या सलाह देंगे जिनको अपना डिसीजन लेने में आसानी हो? सर इसमें मतलब डिसीजन तो क्या, क्योंकि अगर हम शुरुआत करते हैं ना सर, अगर खुद हम हिम्मत करते हैं तो हर काम हो जाता है सर, है ना। कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती सर। बिल्कुल सही है। तो अगर आप डिसीजन तो हमने खुद ने लेना है। एक बार कहते हैं ना सर जी, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा तुमसे पूछेगी बता तेरी रजा क्या है। रजा क्या है भाई साहब, बहुत खूब बहुत खूब। लेकिन रजा बताने से मुराद पूरी नहीं होती है ना। सर अपना आत्मविश्वास तो होना चाहिए, है ना। जी, और अगर अपना डिसीजन लेना है तो उनको लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ लेना चाहिए। और दोनों को ये कि दृष्टिबाधित है तो सर आजकल जो मैंने देखा है कि दृष्टिबाधित भी एक दूसरे के साथ नहीं मतलब चाहते कि भाई ब्लाइंड। वही मैं उसी उद्देश्य से, इसी वजह से ये प्रश्न पूछ रहा था आपसे मैं। जी वो नहीं चाहते, पर मैं सोचती हूँ कि अगर आत्मविश्वास है आप में तो कुछ भी मुश्किल नहीं होती। तो समस्याएं आती हैं सर, समस्याएं तो किसके जीवन में नहीं आया करती। एक नॉर्मल लाइफ जो बिता रहे हैं तो उनके जीवन में क्या कोई समस्या नहीं होती कभी भी? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अगर समस्याएं हैं तो उनके समाधान भी निकला करते हैं, नहीं सर? बिल्कुल सही। कोई भी समस्या जो है वो बिना समाधान के तो जन्म लेती ही नहीं है ना। नहीं लेती है, कहीं ना कहीं तो होता ही है सर। तो अगर आप आत्मविश्वास है तो जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप दोनों वैसे इसके अलावा जिंदगी की चुनौतियों से पार पाने के अलावा अपने मनोरंजन के लिए क्या क्या करते हैं? बताओ भी क्या करते हैं? मनोरंजन के लिए सर ये तो अपना वो सुनते हैं कवि सम्मेलन। अच्छा, को अक्सर सुनते हैं ये ज्यादातर। जी है ना। जी कुमार विश्वास को बहुत सुनते हैं। क्या बात है। को सुनते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुमार भाई की पंक्तियां सुना करके इन्होंने इम्प्रेस किया हो आपको? नहीं सर। मतलब आप हिंदी की अध्यापिका, ये कविताएं सुनने के शौकीन? मेरा मतलब था कि फिल्में वगैरह देखने जाना। बच्चों के साथ मेरा मतलब था बाहर फिल्में देखने जाना, आउटिंग के लिए जाना। जी आउटिंग के लिए जाते हैं पर वैसे नहीं। अच्छा, फिल्में वगैरह का तो नहीं अभी, क्योंकि अच्छा। तो कभी रॉक गार्डन गए कि नहीं? जी बिल्कुल। अरे वाह क्या बात है, बहुत खूब। चंडीगढ़ में बताते हैं बहुत खूबसूरत है रॉक गार्डन। दरअसल मैं आपको बताऊं, कभी हमारा मेल होगा जी, हमारे बच्चे बहुत नोटी हैं। अच्छा
10 मिनट में आपको दिखा देंगे कि हम क्या हैं। कौन किरण है और कौन बिंदु है। मैं बताऊं आपको, चलो मतलब जी, मैं इनको लेकर लेक पे, तो लेक पे गए हम। उसमें वो मैंने कहा चलो बेटा तुम्हें झूले खिलाता हूँ, तो झूले इनको दिलाए मैंने। झूले दिलाए तो वो क्या दिमाग में आया गुड़िया के, गुड़िया आगे आगे, उनकी मैनेजर पीछे पीछे। बड़ी मुश्किल पकड़ के लाई, कहती बेटा नेक्स्ट टाइम आओगे तुम्हारे पर ही भगाओगे मुझे। चलिए बहुत खूब। अभी ये जो बात कर रहे थे ना कि बच्चों को अपने साथ ही रखना चाहिए, हमारी प्रॉब्लम वगैरह को मतलब बच्चों को कैसे पता लगेगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो पता क्या है, जब तक अगर मान लो बच्चे हमारे पास ना होते तो उनको हमारी प्रॉब्लम का पता ना लगता, या जब बड़े होते फिर हम उनको अपने पास बुलाते, हो सकता तब वो हमारे पास ना आते जी, है ना। ऐसे ही मैं एक बार, हमने घर का कुछ सामान लेना था तो लेके गया मैं इसको, तो एक जिद करने लगी कि मैं भी साथ चलूंगी। तो उस टाइम पे ये मुश्किल से 2 साल के हो। तो आप बिलीव नहीं करोगे, इसको मैंने रिक्शा में छोड़ दिया, मैं अंदर चला गया रिक्शा वाले के साथ सामान लेने। 2 साल का बच्चा इसको मम्मी को पूछ रही है, रिक्शा वाले अंकल पापा को ठीक से ले जाएंगे? अरे बाप रे, क्या बात है। 2 साल का बच्चा जो कि ठीक से बोल भी नहीं पाता है, वाह बहुत खूब। ये बहुत बड़ी बात है मतलब, लेकिन ये ईश्वर की कृपा भी है कहीं ना कहीं कि लगता है कि हमारे बच्चों को वो समझा के भेजता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत खूब। तो काफी मजा आया किरण जी और बिंदु जी, आप दोनों से बात करके बहुत नई नई बातें जानने को मिली। हालांकि अक्सर इस कार्यक्रम में हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ नया निकाल पाएं, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपके कार्यक्रम से भी बहुत कुछ नया हमको सीखने को मिला, समझने को मिला। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी आज का ये प्रोग्राम पसंद आएगा। किरण जी, आप चलते चलते अपने सुनने वालों को, अपने साथियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं तो ये कहूंगा कि जिंदगी में ना कभी हार नहीं माननी चाहिए। अच्छा, अब आपने जब अपने इस समूह की शुरुआत की, आपने बताया पीछे कि आपको भी दिक्कतें आई होंगी, तो दिक्कतें आती है, सभी को आती है। तो ये तो है नहीं कि हम उससे पल्ला झाड़ लें। बिल्कुल। वो कहते हैं ना, मिलजुल कर चलने से मंजिल नित होती आसान है, मानव का धर्म है तो मानव ही भगवान है। क्या बात है। भगवान हमारे अंदर है। बहुत खूब। बशर्ते हमें उसको जगाना है जी, धरती पे स्वर्ग हमने लाना है। बिल्कुल, है ना। तो ये चीज, अब अगर हम सोच लेते कि हम दोनों ब्लाइंड हैं, हम नहीं कर पाएंगे ऐसा, ठीक है। ये भी नहीं कि हम चाहे हम पैसा खर्च के, चाहे जैसे भी अपनी मैं ये नहीं कहता समस्याएं आती हैं, आप लोगों के काम जो नॉर्मल पर्सन है उसका 5 मिनट में हो जाएगा, हमारा 20 मिनट में हो जाएगा। सही है, इतना ही फर्क है। बिल्कुल, पर हो तो जाएगा ना। सही बात। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बाकी मैं चलते चलते एक, वही जैसा कि इन्होंने बताया कि कविताओं का इनको शौक है, और छोटी छोटी स्टेज कंपेयरिंग वगैरह भी मैं आपके आशीर्वाद से कर लेता हूँ। क्या बात है, बहुत खूब जी। जी जी, आप कुछ सुनाना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में चलते चलते। जीवन की हर सुबह सुहानी, हर संध्या आसानी हो, पग पग पर खुशियों का आलम, वैभव की अगवानी हो। वाह। सतपथ की सारिका का हो आगमन, सह सुलभ शुचि प्यार मिले, फैले सुरभि चतुर्थिक अनुपम, पावन यश का सुमन खिले। ये आप मतलब समूह, श्रोता समूह के लिए या आपके लिए या पूरे रिकॉर्डिंग क्लब के लिए, तो ये छोटी सी कृतियां थी मेरे लिए, मेरी तरफ से। बहुत धन्यवाद, बहुत खूब किरण जी और बिंदु मैम, आप दोनों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से अनुरोध पर आप लोगों ने समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें अपने जिंदगी की सभी सुनने वालों के साथ साझा की। ये रेडियो मधुबन यूं ही इस तरह के कार्यक्रम आप सबके लिए लाता रहेगा। और एक बार फिर श्रोताओं, आप में से कोई भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी बातें सभी के साथ साझा कर सकते हैं। तो अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा 9414151415 पर। इसके अलावा मेल कर सकते हैं आप info@radiomadhuban.in पर। हमारा एंड्रॉइड ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, रेडियो मधुबन के नाम से। मिलते हैं अगले रविवार और किसी परिवार के साथ। धन्यवाद सर।